बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज की इस खुसूसी नशिस्त में हमने एक बार फिर दावत दी है इम्तियाज़ गुल साहब को इस्लामाबाद से। और इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में इक़्तिदार के ऐवानों में इस वक्त क्या हो रहा है, और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और फिर अदलिया, ये ग्रैंड डायलॉग की जो बात हो रही है, इसमें कहाँ तक पेशरफ्त हुई है और इसमें क्या कोई हकीकत है, स्टेक होल्डर्स क्या सोच रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान, क्या हाल है? खैरियत से स- हूँ। सर गॉड इज़ वेरी काइंड। एक नेशनल डायलॉग की बात अब शुरू हो गई है पाकिस्तान के अंदर, और ये वही जर्नलिस्ट हैं जो ऑब्वियसली बेनिफिशरीज रहे हैं इस निज़ाम के। और अब वो रेस्क्यू करने के लिए, मुझे जो फर्स्ट इम्प्रेशन मिला जब ये नेशनल डायलॉग की बात हुई, तो ऐसा लग रहा है कि रेस्क्यू करने के लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को वो आए हैं। सर, इसमें सबसे जो अहम नुकता है कि फ़ौज कभी भी डायरेक्ट वन ऑन वन मुलाकात या मुज़ाकरात नहीं करेगी। अदलिया में 5 तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ इस वक्त हो रही हैं, और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ है कि इस बड़े लेवल पर आपने ताकतवर हलकों को फ्रंट फुट पे आने के बजाय बैक फुट पे जाते हुए देखा। तो रेस्क्यू कौन करेगा? सियासी जमातें, जो राना सनाउल्लाह ने बात की कि हमें एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करेंगे सदर साहब को, और सदर साहब जो हैं फिर कोई इसके ऊपर एज ए कमांडर इन चीफ जो है वो काम कर सकते हैं। डू यू थिंक दैट इज़ द ओनली द वे जिससे रेस्क्यू किया जा सके, या इसके अलावा भी कुछ था, या अब बहुत देर हो गई है, गेम इज़ ओवर फॉर द पीपल जो समझते थे वो बहुत ताकतवर हैं, इस्टेब्लिशमेंट बैक फुट पे गई है क्योंकि अदलिया आपकी फ्रंट फुट पे आ गई है? देखिए इरफान, चाहे अदलिया फ्रंट फुट पे आए या इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह फ्रंट फुट पे रही, खास तौर पे इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, अ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि उन्होंने तमाम कुछ करके देख लिया। फिर पीडीएम की हुकूमत भी आई। उस दौरान भी आपने देखा धड़ाधड़ अगस्त 2023 के आखिरी हफ्ते में कोई 30 40 50 के करीब तरामीम हुई, आईनी तरामीम। तो इन्होंने बड़ी कोशिश की कि आईनी तरामीम के ज़रिए और डंडे के ज़ोर पे हालात को काबू में कर लें। लेकिन वो फिर जब से इंतखाबात हुए, इंतखाबात में जिस अंदाज में पीटीआई के हक में वोट पड़े, तो उसने जो अदम तवाज़ुन पैदा किया है यहाँ, इसको कहते हैं हमारी सियासी बिसात पे, वो अदम तवाज़ुन खत्म नहीं हो पा रहा है। वो अदम इस्तेहकाम का सबब बना है। और उसी वजह से मैं समझता हूँ कि जो ताकतवर हल्के हैं, मुक़्तदर हल्के हैं, उनको भी अपनी लिमिटेशंस का गालिबन एहसास हुआ है। क्योंकि भले उनके पास बंदूकें हैं, तोपें हैं, सबसे बड़ी सियासी जमात बकौल चंद सियासतदानों के, कि एक सबसे बड़ी मुनज़्ज़म जमात है। लेकिन वो बड़ी मुनज़्ज़म जमात बहरहाल एक कमांड एंड ओबे स्ट्रक्चर के ताबे है। इंसानी मुआशरे कमांड एंड ओबे यानी हुक्म देना और उसकी अताअत करना की जो फ्रेमवर्क है, उसके ताबे नहीं होते हैं। तो उस वजह से अब एहसास ये हो रहा है कि जो इस मुल्क में कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की जेल में मौजूदगी की वजह से गैर यकीनी सी सूरत हाल पैदा हुई है, वो काबू नहीं आ रही है। अवाम उन लोगों के दरमियान, यानी वो लोग जो जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया, वो लोग जो कि इस्टेब्लिशमेंट से खुश नहीं हैं, और वो लोग जो कि पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग की कई सरकर्दा शख्सियात के चेहरे नहीं देखना चाहते हैं, वो उन तमाम लोगों और रियासती इदारों के दरमियान इस वक्त एक बहुत बड़ा गैप है। वो गैप पूरा नहीं हो रहा। उसको वो खलीज जो है वो पूरी नहीं हो रही है। और उसकी वजह से अब वही लोग जो कि कल तक इमरान खान को तमाम मसाइल की जड़ करार दे रहे थे, आज भी दबे दबे अल्फाज में बिलवास्ता तौर पे कह देते हैं। और उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया कि जी जो होना था वो हो गया है। आ, अभी इमरान खान साहब को चाहिए कि वो लोगों के साथ, दूसरे स्टेक होल्डर के साथ आके बैठें। लेकिन यहाँ पे एक इरफान बड़ा मसला शुरू होता है। आई थिंक आप उस सवाल को पूछना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में हर मार्शल लॉ के बाद
मार्शल लॉ के किए गए इकदामात पे, वो पंजाबी में कहते हैं मिट्टी पा के, यानी उस पे उन्होंने कवर डाल के वो आगे चल पड़ते हैं, जिसकी वजह से चाहे वो अयूब खान, चाहे जनरल ज़ियाउल हक, या और जनरल परवेज मुशर्रफ, इनके तमाम जो लेगेसी है, इन्होंने जो भी काम किए, उनको आपने हर नई हुकूमत आई उसने उसको मुकद्दस करार दे के, आईनी तरमीम के जरिए कवर दे के आज पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचाया है। तो अगर आज भी 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को, फार्म 45 और फार्म 47 की जो बहस है, उसको पसे पुश डाल के और पीटीआई ये कहे कि आइए चलते हैं मुस्तकबिल की बात करते हैं, तो जनाब ये कोई फार्मूला मेरा ख्याल है काबिल कबूल नहीं है। इस अगर इमरान खान ने तकरीबन इन्हीं खतूत पे अगर बातचीत का आगाज़ किया कि मिट्टी पाओ और आगे चलो, तो फिर इमरान खान इसका मतलब होगा कि इमरान खान अपने हाथ से वो बयानियां दफन कर देंगे जो जी। इतने अरसे से वो बार बार लोगों को के गोश गुजार करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपने अगर नोट किया हो ना, तो यहाँ पे ना दो इश्यूज हैं। एक तो मुज़ाकरात इमरान खान, और हमने देख लिया कि जब भी मुज़ाकरात होंगे वो 1-on-1 नहीं होंगे, कोई जाएगा, बेनिफिशरीज जाएंगे ना जो इस हुकूमत में बैठे हुए हैं, और उनके लिए बात करेंगे। सर मसला यहाँ पे ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के सामने दो चीज़ें हैं। नंबर वन, अदलिया से मुज़ाकरात कौन करेगा? सियासी जमातें, हुकूमत वक्त, आसिफ जरदारी, शहबाज हुकूमत, राना सनाउल्लाह एंड कंपनी। और फिर इमरान खान से कौन बात करेगा? तो डू यू रियली बिलीव जो बेनिफिशरीज हैं वो बात करेंगे? अदलिया की हद तक तो समझ में आता है, और वो रेस्क्यूअर बन के जाएंगे भी, लेकिन इमरान खान से बात करेंगे या करना पड़ेगा? इमरान खान ज़रूरत है, क्योंकि इमरान खान जेल में बैठा हुआ इन सब के लिए एक हवा बन गया। इसलिए क्योंकि अगर आपने नवाज शरीफ की गुफ्तगू सुनी हो ना कल वाली, तो एक हारे हुए इंसान की गुफ्तगू थी, और वो ये कहता है कि यार लोग क्यों नहीं निकले मेरे लिए बाहर, जैसा इमरान खान के लिए निकले। तो इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, इनको बहुत अच्छा लगता है, और वो उसकी जो मकबूलियत है उसे रश की निगाह से देख रहे हैं या हसद की निगाह से देख रहे हैं, इसलिए उसको दबाना चाहते हैं। और अगर बात ना की गई या आपने इसी तरह चलने दिया, तो ये सियासी जमातें तो वैसे ख़त्म हो जाएंगी। द क्वेश्चन इज़ के सियासी जमातें जो हुकूमत में हैं, क्या वो इस्टेब्लिशमेंट की पब्लिकली जाकर उनको डिफेंड करने के मूड में है या नहीं करेंगी? या फिर ये 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, 3 एस्टेब्लिशमेंट क्या है, 4 अपने आ गए और तौहीन अदालत भी हो गई, तो क्या हुकूमत कहेगी कि भाई हमने तो तौहीन अदालत भी करवा ली तुम्हारे चक्कर में, और अब तुम हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि पब्लिकली तो डिफेंड करें? डू यू थिंक कि करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, जितना इन हुक्मरान जमातों ने इस्टेब्लिशमेंट का दिफा करना था वो कर लिया, जितना इस्टेब्लिशमेंट अपना जोर लगा सकती थी उन्होंने लगा लिया। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक तो 8 फरवरी के इंतखाबात, उसके बाद 25 मार्च, 25 या 26 मार्च का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खत, उसके बाद चंद दिन के बाद चारों हाई कोर्ट्स ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिमायत में जो खतूत लिखे सुप्रीम कोर्ट को, इससे पाकिस्तान में एक नया मोमेंटम बना है, एक नई सूरत हाल पैदा हुई है। एक ऐसी सूरत हाल जिसके सामने अब इस्टेब्लिशमेंट को भी, जो भी मुक्तदर हलके हैं, उनको भी लग रहा है कि उनके जितने कारिंदे थे, जितने प्यादे थे, वो जितना उनका दिफा कर सके उन्होंने कर लिया। अब वो इस काबिल नहीं रहे हैं। आई डोंट थिंक कि कोई बड़ा रहनुमा पब्लिकली इस अंदाज में जा सकता है आवाम के सामने, जिस तरह पीटीआई के लोग जा रहे हैं। बड़े बड़े जलसे भी हो जाते हैं अगर इजाज़त मिल जाती है, तो उससे नवाज शरीफ साहब पे थोड़ा सा मुझे तरस भी आता है कि वो अभी भी 1990 की दहाई में रह रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि ज़माना बहुत बदल चुका है। हम्म। जो पाकिस्तान की कोई तकरीबन 60% आबादी है, जो कि 30-35 साल के लोगों के नौजवानों, 30-35 साल से जिनकी उम्र कम है, वो लोग पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग के साथ ज्यादातर उनकी जो तादाद है वो रिलेट ही नहीं करते हैं। हम्म। वो एक नई नस्ल है, और उस नई नस्ल को नहीं मालूम कि आपने हम्म। 1990 में क्या हम्म। किया, आपने कितनी जंगें लड़ी, आपने एटमी धमाके किए। आज की नस्ल ये पूछ रही है कि आप लोगों ने जो भी किया, आपकी जबरदस्त कारकर्दगी थी, उसके नतीजे में पाकिस्तान आज क्यों 1-1 अरब डॉलर के लिए तरस रहा है।
वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की अदलिया को आपने इतना तहफ़्फ़ुज़ दिया होता तो वो हम्म। क्यों 139 में से 130वें नंबर पे होती। वो ये कहते हैं कि अगर आपने पुलिस को बड़े इख्तियारात दिए, बड़ी इस्लाहात की, तो फिर क्यों पाकिस्तान के अवाम अपने सबसे बड़ा दुश्मन पुलिस को समझते हैं। वो ये पूछते हैं कि पाकिस्तान में, बल्कि ये आपको इस पे खुद भी एम्फेसाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान में, और ये लोग अब बहुत पूछ रहे हैं चूंकि इक्तसादी हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, कि यहाँ पे बिजली पैदा पैदा करने की इस्तेदाद हमारी 46,000 मेगावाट है। हम्म। 46,000 मेगावाट। आज जो ताज़ा तरीन खबर आई उसमें जो टिकर चल रहे थे, वो बताया गया कि आज ज्यादा से ज्यादा हमारी डिमांड या तलब जो थी वो 24,000 मेगावाट थी पूरे पाकिस्तान में। हम्म। और मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा जो हमारी ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है, कि यानी आपने अगर बिजली पैदा कर दी तो एक वक्त में पूरे मुल्क में आप कितनी बिजली सप्लाई कर सकते हैं, वो थी 20,000 मेगावाट। हम्म। यानी लोग ये पूछ रहे हैं कि अच्छा, अगर आप इस मुल्क की आप ट्रांसमिशन आप लाइन नहीं बिछा सके हैं, मशीनें आपने लगा दी हैं 46,000 मेगावाट के लिए बिजली घर, जबकि तरसील आप कर सकते हैं सिर्फ 20,000 मेगावाट, हम्म। डिमांड आपकी 24-25 हज़ार, तो बाकी जो है 20-25 हज़ार मेगावाट, उसकी कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस तो हम दे रहे कौन हैं। देगा? गाड़ी खड़ी है, गाड़ियां बेकार खड़ी हैं। उसकी मिसाल ये है कि आपने गाड़ी खरीद ली, वो खड़ी है, उसका किराया आप दे रहे वो हैं, हमारी जेब से और जा वो रहा है। किराया और वो मैं किराया आवाम की जेबों से निकल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ना, एक चूंकि आप बात कर रहे थे उसमें, तो नवाज शरीफ निकल नहीं पा रहे। अच्छा सर, ये ना हमने बरतानिया में देखा है, कश्मीर का जो इशू है वो ऑब्वियसली हमारे दिलों के बहुत करीब है, बहुत सेंसिटिव इशू है अफवाज पाकिस्तान के लिए। और भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी वजह भी तनाज़ात की ये कश्मीर है। और आज़ादी, जंग आज़ादी वहाँ पर, और कश्मीरियों के खून को हमने बहते हुए देखा। कितने लाख लोग जो हैं वो आज तक शहीद हो गए। तो इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू एवरी सिंगल पाकिस्तानी, और ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर में लोगों के बड़े दिल के करीब है। सर, मैं आपको एक फिनोमिना, ये जो 90s और जो उसकी सियासत है कि लोग, अब नया दौर है और वो उससे अपने आप को रिलेट नहीं करते। सर, कश्मीर के मामले पर जो यहाँ पर तीसरी पीढ़ी है कश्मीरियों की, वो अपने आप को कश्मीर के मैटर से रिलेट नहीं करती, और वो ये कहते हैं कि ये हमारा मुल्क है, या पाकिस्तान वो छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। उन्हें इससे आगे वो सोचते भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ को सोचने की जरूरत होगी। हैविंग सेड दैट, वो 93 और 99 से बाहर नहीं निकले, 93 और 99 तक आए थे और हमारी हुकूमतें उन्होंने गिराई गई। उन्होंने 93 और 99 का जिक्र किया। आगे क्यों नहीं बढ़ते? आगे भी तो सर बकौल उनके एक चार्जशीट है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, या अभी वक्त लगेगा, कुछ महीने कुछ साल लगेंगे, या एक साल लगेगा उसकी 99 के? मुझे लगता है कि उनकी अपनी अ, उम्र तो इतनी ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन उनकी कोई इंटेलेक्चुअल लिमिटेशंस हैं। हम्म। ज़हनी तौर पे उनकी कोई कुछ, आई डोंट नो कि प्रॉब्लम क्या है, कि उन्हें एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा है कि ये एक मुख्तलिफ ज़माना है। वो जो उन्होंने 97-98 में किया, और बल्कि 1997 जून में जब ये दोबारा इक़्तिदार में आए थे, तो माशाल्लाह उस वक्त इन्होंने वापडा को हवाले कर दिया था, जनरल जुल्फ़िकार के हवाले कर दिया था कि ये वापडा को आके ठीक करेंगे। 1997 से लेके आज 2024 है, आज हम्म। भी फौजियों का काफ़ी अमल दखल है वापडा में, लेकिन वो वापडा उतना ही ब्लीड कर रहा है, उतना ही अ, उसमें नुकसानात हो रहे हैं, उससे ज़्यादा मकरूज हो चुका है। इनको अब एक्चुअली ये भी समझ नहीं आ रही कि जिस जो मोटरवेज का इन्होंने इनकलाब लेके आए थे डेवू के साथ मिलके, डेवू के चेयरमैन को तो कोरिया में कमिश्ने खाने पे, इन्हीं प्रोजेक्ट्स में कमिश्ने खाने पे सजा हो गई, लेकिन ये आज भी कह रहे हैं कि हमने तो मोटरवे का जाल बिछा दिया, हम बिजली घर लेके आए। इनके हालांकि पिछले 2013-18 के दरमियान 8,000 मेगावाट नए बिजली के प्लांट लगे थे, और वो सारे बेकार पड़े हैं। तो इनको मालूम नहीं इनके एडवाइजर किस किस्म के हैं, इनके मुशीर या अपने इनके करीबी दोस्त बीरबल। इनको बताते क्यों नहीं बीरबल। हैं। जी, इनके बीरबल के उनको बताते क्यों नहीं है कि मियाँ साहब, अभी आप अल्लाह अल्लाह करें, आपकी बेगम, आपकी बेटी जो है, माशाल्लाह वो आईजी पुलिस या चौथे पे पहुंच गई है ओहदे पे तरक्की पहुंच करके। गई हैं,
बड़ी फायरिंग वायरिंग कर रही हैं, तो आप उनको करने दें, आप खुद बस अल्लाह अल्लाह करें अच्छा, आपने जाए। आपने एक और देखी है चीज़ सर, काजी साहब ने ना, मैं आज इसको क्योंकि क्रिटिकली हम वो जो केसेस थे इमरान खान के, उसको उसकी एक टाइमलाइन तैयार कर रहे थे मैं और मेरी टीम। तो सर हमारे सामने ना एक सवाल ये आया उसी रिसर्च के दौरान कि आपने शौकत सिद्दीकी साहब को इंसाफ दे दिया, आपने उन्हें रिस्टोर भी कर दिया। वो ये शायद पाकिस्तान की तारीख के वो जज हैं जिन्हें काम किए बगैर ही उनकी सारी मराद भी मिल गई, तनख्वाहें भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, पेंशन सब कुछ ठीक हुआ, बड़ा अच्छा काम है। अब वो ये अलग डिबेट है कि सही हुआ गलत हुआ, कौन सही था क्या, हम इस बहस में नहीं जाते। लेकिन सर यहाँ पर 6 जजेस को इंसाफ क्यों नहीं दे रहे, और काजी साहब इनके मामले में डंडी क्यों मार रहे हैं, इनको कब इंसाफ मिलेगा? उसमें देखें, ये तो सबको वाजे है कि 6 जजों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। इसमें जो समझने वाली बात है वो थोड़ी सी वो ये दोहरानी पड़ जाएगी मुझे, कि मसला अब 6 जजों का नहीं है, हम्म। मसला 5 हाई कोर्टों का है, हम्म। और इसमें कई दर्जन जज बन जाते हैं। और मसला है उस सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें खुद जो कि खुद तकसीम का शिकार है, और उसमें ज्यादातर जज वो हैं जो कि हाई कोर्ट के जजों के साथ हैं। तो ये एक ऐसा स्नोबॉल इफेक्ट हुआ है 8 फरवरी के इंतखाबात का, कि इसको अभी इनको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह से काजी फायजीसा साहब भी बड़ी मुश्किल में आ गए हैं, क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि इन जजों को, हाई कोर्ट को ये काम खुद कर लेना चाहिए था। हालांकि ये तो सबको मालूम है कि वक्तन फवक्तन अदलिया के साथ क्या होता रहा है, कहाँ से दबाव आता रहा है। और इसीलिए हाई कोर्ट के जजों ने कहा कि हम सब इकट्ठे बैठते हैं और फायर वॉल्स बना तैयार करते हैं, ताकि आइंदा बैरूनी मुदाखलत ना हो हमारे काम काज में। लेकिन काजी साहब एक मुतजाद सूरत हाल का शिकार हो गए। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोगों को ये कर लेना चाहिए था, मैं इसमें अपना इख्तियार, आपने अपना इख्तियार मुझे दे दिया है, तो मतलब अब मैं तो अपनी मर्जी से ये काम करूंगा। हालांकि इनका जो इस्तदलाल था कि जो माजी में जो हुआ, जो पहले बता रहे थे, तो उसको भूल जाएं। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस इन्होंने उठा लिया, उसको इंसाफ दे दिया। जस्टिस सिद्दीकी को इन्होंने वो दे दिया, इंसाफ दे दिया। इस मामले में अब वो अपनी जान बचाना चाहते हैं, और मेरा अपने ख्याल है कि इतनी आसानी से इनकी जान छूटने वाली नहीं है। अगर तो वो वाक़ईतन तारीख में एक मुनसिफ जज के तौर पे अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, तो कम से कम इस केस में उन्हें काफ़ी हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर। मेरा दिल तो ये कर रहा था कि हम एक क्विक फायर खेलें आपके साथ, लेट्स हैव, अच्छा चलें, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर जो है हम बात करेंगे। आई जस्ट वांट टू टेक योर ओपिनियन ऑन फ्यू पीपल कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन चलिए अगली नशिस्त के लिए हम रखते हैं। वीर जी, शो था आज का हमारा, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।